लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। ये शब्द अब्राहम लिंकन के हैं और इसी विचार के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय चुनावी प्रणाली में प्रस्तावित कुछ बहुत बड़े बदलावों के गहराई में उतर रहे हैं और इसका विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत ही दिलचस्प लेख में किया गया है। हमारे पास जो स्रोत है वो 3 ऐसे सुधारों को देखता है जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगते हैं। एक है डिलिमिटेशन यानी सीटों का नया बंटवारा, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव, और तीसरा है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों की नए सिरे से जांच पड़ताल। पर दिलचस्प बात यह है कि लेखक कहते हैं कि इन तीनों में एक गहरा कनेक्शन है। आज हमारा मिशन इसी कनेक्शन को समझना है। हम जानेंगे कि लेखक के अनुसार ये बदलाव भारतीय चुनावों के देश, काल और पात्र को हमेशा के लिए कैसे बदल सकते हैं। ये चर्चा यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर जरूरी है ही। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तकनीकी सुधार नहीं मान रहा, वे इन्हें एक बड़े वैश्विक पैटर्न का हिस्सा मानते हैं, जिसे राजनीति विज्ञान में कहते हैं निरंकुश कानूनीवाद या ऑटोक्रेटिक लीगलिज्म। एक मिनट, ऑटोक्रेटिक लीगलिज्म, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? निरंकुश भी और कानूनी भी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है कि 21वीं सदी के जो सत्तावादी शासक हैं वो लोकतंत्र को सीधे सीधे खत्म नहीं करते। वो तख्ता पलट नहीं करते, चुनाव रद्द नहीं करते। इसके बजाय वो कानून का ही इस्तेमाल करके खेल के नियमों को इस तरह बदल देते हैं कि नतीजा हमेशा उनके ही पक्ष में आए। सब कुछ कानूनी तौर पर सही दिखता है, पर जो लोकतंत्र की आत्मा है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, सिस्टम को तोड़े बिना उसे अपने हिसाब से मोड़ देना। एकदम सही। लेखक हंगरी, तुर्की और वेनेजुएला जैसे देशों का उदाहरण भी देते हैं जहां ऐसा किया गया है, और इसी संदर्भ में वो इन 3 भारतीय सुधारों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं: देश, काल और पात्र। लेखक का तर्क है कि ये तीनों मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाते हैं जो सत्ताधारी दल के पक्ष में चुनावी मैदान को झुका सकती हैं। देश, काल और पात्र, ये तो सुनने में किसी फिल्मी कहानी के तत्व लग रहे हैं। लेखक राजनीति की इतनी जटिल बात को इतने सरल फ्रेमवर्क में कैसे समझा रहे हैं, ये वाकई दिलचस्प है। तो चलिए पहले देश से ही शुरू करते हैं। स्रोत के अनुसार परिसीमन या डिलिमिटेशन चुनावों के देश यानी भौगोलिक पहलू को कैसे प्रभावित करता है? स्रोत का कहना है कि यहाँ एक दोहरी रणनीति काम कर रही है। पहला कदम है लोकसभा सीटों का पुनरावंटन यानी रीअपोर्शनमेंट। ये 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा तो एक संवैधानिक जरूरत है ना? अनुच्छेद 82 भी यही कहता है। तो फिर लेखक इसे एक राजनीतिक चाल क्यों कह रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है? यही तो इस तर्क का सबसे अहम हिस्सा है। लेखक ये नहीं कह रहा कि ये गैर संवैधानिक है, वो कह रहा है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया का राजनैतिक इस्तेमाल है। तर्क ये है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, जिनकी आबादी कम बढ़ी है, उनकी संसदीय शक्ति घट जाएगी। और ये कौन से राज्य हैं? स्रोत के मुताबिक ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्य हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और साथ ही पश्चिम बंगाल और पंजाब भी। इन राज्यों में भाजपा परंपरागत रूप से अपेक्षाकृत कमजोर रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य, जहां जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रही है और जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, उन्हें सीटों का बड़ा फायदा होगा। तो सब कुछ कानून के दायरे में होगा, लेकिन इसका राजनीतिक नतीजा सत्ताधारी दल के पक्ष में जाएगा। समझ गए। तो ये तो हुआ पहला पहलू, यानी राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बदलना। स्रोत में दूसरी रणनीति क्या बताई गई है? दूसरी रणनीति और भी ज्यादा सूक्ष्म है। उसे कहते हैं गेरीमैंडरिंग। लेखक इसे एक अमेरिकन वायरस कहता है, जो अब तक भारत में बड़े पैमाने पर नहीं फैला था। गेरीमैंडरिंग, ये शब्द कई बार सुनने में आता है। कि आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि क्रिकेट मैच से पहले आप अपनी टीम की बैटिंग के हिसाब से बाउंड्री लाइन को कहीं पास और कहीं दूर कर दें। हाँ, बिल्कुल यही बेहतरीन एनालॉजी है। आप वोटरों को नहीं बदलते, आप वोटरों के समूहों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह बांट देते हैं कि आपके विरोधी के वोट कुछ ही सीटों पर सिमट जाएं और आपके वोट कई सीटों पर मामूली अंतर से ही सही पर जीत दिला दें। आप एक सीट पर बड़ी हार स्वीकार कर लेते हैं ताकि कई और सीटें आप छोटी छोटी जीत से हासिल कर सकें। और लेखक का दावा है कि इसका परीक्षण भारत में हो चुका है।
हाँ, स्रोत का आरोप है कि असम और जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए परिसीमन में इसका लैब टेस्ट किया जा चुका है। लेखक का अनुमान है कि अगर इसे देश भर में लागू किया जाए तो सिर्फ इस तकनीक से लगभग 1 दर्जन लोकसभा सीटें सत्ताधारी दल के पक्ष में जा सकती हैं। तो देश को बदलने का मतलब है राजनीतिक नक्शे को ही इस तरह से दोबारा बनाना कि आपकी जीत की संभावना बढ़ जाए। तो देश यानी चुनावी भूगोल को बदलने की ये रणनीति तो काफी गहरी लगती है। लेकिन लेखक सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहा, वो समय के साथ भी एक खेल की ओर इशारा कर रहा है। ये एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार इस बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होता है? काल की भूमिका क्या है? यहाँ भी लेखक एक दोहरी रणनीति की बात करता है। पहला और सीधा फायदा ये है कि जब राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे और चेहरे हावी हो जाते हैं। स्रोत के अनुसार इससे विधानसभा चुनावों में प्रमुख राष्ट्रीय दल को एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अतिरिक्त वोट स्विंग मिल सकता है, जो क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदेह होता है। यानी वोटर लोकसभा के लिए वोट देते समय जिस पार्टी और नेता को चुन रहा है, बहुत संभावना है कि उसी लहर में वो विधानसभा के लिए भी वोट दे दे। बिल्कुल, लेकिन लेखक का कहना है कि इसका दूसरा और ज्यादा गहरा प्रभाव है। वो कहते हैं कि हर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव कराना केंद्र में सत्ताधारी दल के लिए इस मेगा इवेंट को प्रबंधित करना और अपने पक्ष में मोड़ना बहुत आसान बना देगा। तो लेखक का मानना है कि जहां अभी लोकतंत्र एक मैराथन की तरह है, जिसमें सत्ता पक्ष को लगातार छोटी छोटी दौड़ यानी राज्यों के चुनाव जीतने पड़ते हैं, वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव इसे 100 मीटर की एक अकेली स्प्रिंट बना देगा, जिस पर सारा ध्यान और संसाधन एक साथ लगाए जा सकते हैं। हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। लेखक का तर्क है कि अभी जो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, वो सत्ता पर एक निरंतर लोकतांत्रिक जांच का काम करते हैं। सरकार को हमेशा जनता के बीच अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव इस पूरी प्रक्रिया को एक ही क्षण तक सीमित कर देगा। यह लोकतंत्र की लय को एक सतत प्रक्रिया से बदलकर एक बड़े नियंत्रित आयोजन में तब्दील कर देता है। लेकिन इसके पक्ष में तो ये भी तर्क दिए जाते हैं कि इससे खर्च बचेगा, बार बार आचार संहिता लगने से विकास के काम नहीं रुकेंगे। क्या स्रोत इन तर्कों पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इन तर्कों को स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें सतही मानता है। लेखक का मूल बिंदु यह है कि लोकतंत्र की कीमत होती है और लगातार होने वाले चुनाव उसी कीमत का हिस्सा हैं। ये चुनाव सरकार को जवाबदेह बनाए रखते हैं। लेखक के अनुसार खर्च बचाने और प्रशासनिक सुविधा के नाम पर इस जवाबदेही को कमजोर करना लोकतंत्र के लिए एक महंगा सौदा होगा। ठीक है, तो देश यानी भूगोल, काल यानी समय का चक्र। अब इस त्रिकोण का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कोना है पात्र, यानी खुद मतदाता। स्रोत इसे मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन से कैसे जोड़ता है? ये सुनने में तो एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है। लेखक के अनुसार ये इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि ये सीधे सीधे मतदाता को ही समीकरण से हटाने की बात करता है। इसका घोषित उद्देश्य तो मतदाता सूचियों को साफ सुथरा और अपडेट करना है, लेकिन लेखक का आरोप है कि इसका असली उद्देश्य उन व्यक्तियों और समुदायों को मतदान के अधिकार से वंचित करना है जो सत्तारूढ़ दल के लिए असुविधाजनक है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। क्या लेखक इसके लिए कोई सबूत या उदाहरण देता है? हाँ, वो बिहार का उदाहरण देते हैं, जहां SIR प्रक्रिया लागू होने के बाद मतदाता सूची से 44 लाख नाम कम हो गए। 44 लाख? हाँ, ये तो एक छोटे देश की आबादी जितनी है। लेखक के मुताबिक ये हुआ कैसे? क्या कोई आधिकारिक वजह बताई गई? आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि ये डुप्लीकेट नाम थे या ऐसे लोग थे जो अब उस पते पर नहीं रहते। लेकिन लेखक का तर्क है कि ये प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि इसका सबसे ज्यादा असर समाज के सबसे हाशिए पर मौजूद लोगों पर पड़ता है। और इसी बिहार के आंकड़े के आधार पर लेखक एक चौंकाने वाला अनुमान लगाता है। वो क्या है? लेखक का अनुमान है कि अगर ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाती है तो मतदाता सूची से 5 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा सकते हैं। स्रोत इसे लोकतंत्र के वैश्विक इतिहास में सबसे बड़ी मताधिकार से वंचना कहता है। 5 करोड़! ये संख्या तो अविश्वसनीय है। ये कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेखक इस दावे के पीछे क्या कोई ठोस आधार देता है? ये किया कैसे जाएगा? लेखक 2 तरह के बहिष्करण मतलब एक्सक्लूजन की बात करता है। पहला है संरचनात्मक बहिष्करण। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि सिस्टम की बनावट में ही ऐसी खामियां हैं कि कुछ लोग अपने आप बाहर हो जाते हैं। जैसे नामांकन का पूरा भार मतदाता पर डाल दिया जाता है। अगर आपको बार बार पते का सबूत देना पड़े तो जो प्रवासी मजदूर हैं, घुमंतु समुदाय हैं या जिनका कोई स्थायी घर नहीं है, वे तो आसानी से लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।
लेखक का तर्क है कि ये वही वर्ग हैं जहां भाजपा को अपेक्षाकृत कम समर्थन मिलता है। और सत्ताधारी दल को इसका फायदा कैसे मिलेगा? स्रोत का तर्क है कि भाजपा अपनी विशाल संगठनात्मक मशीनरी और स्थानीय अधिकारियों पर प्रभाव के साथ अपने समर्थकों को सूची से बाहर होने से बचाने के लिए विपक्ष की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। विपक्ष के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो हर गरीब और प्रवासी मतदाता तक पहुंचकर उसकी कागजी कार्रवाई पूरी करवा सके। ये तो हुआ संरचनात्मक बहिष्करण, यानी जो सिस्टम की वजह से हो रहा है। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है लक्षित बहिष्करण, मतलब टारगेटेड एक्सक्लूजन, यानी जानबूझकर कुछ समूहों को निशाना बनाना। लेखक का आरोप है कि एसआईआर के डिजाइन और इसे लागू करने के तरीके में पूर्वाग्रह के कारण मुसलमानों और कुछ अन्य समुदायों को खास तौर पर मताधिकार से वंचित किया जाएगा, जिन्हें भाजपा चुनावी रूप से अपने लिए चुनौती मानती है। तो पात्र को नियंत्रित करने का मतलब है यह तय करना कि खेल में कौन कौन से खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें, देश, काल और पात्र, तो स्रोत एक बहुत बड़ी और चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहा है। हाँ, लेखक इन्हें अलग अलग चालें नहीं बल्कि एक परफेक्ट होल या एक संपूर्ण डिजाइन समाधान के रूप में देखता है। स्रोत एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करता है कि भाजपा कार्यालय में कोई 2024 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर रहा है और पार्टी की 3 कमजोरियों की पहचान करता है। कौन सी 3 कमजोरियां? पहली, देश, यानी दक्षिण और पूर्वी भारत के वो तटीय राज्य जो भाजपा का लगातार विरोध करते हैं। दूसरी, काल, यानी ये अंतहीन चुनावी कैलेंडर जो हर कुछ महीने में भाजपा के राष्ट्रीय वर्चस्व को किसी न किसी राज्य में चुनौती देता है। और तीसरी, पात्र, यानी भारत के सामाजिक पिरामिड के निचले हिस्से के कुछ वर्ग और अल्पसंख्यक जो भाजपा पर अविश्वास करते हैं। और लेखक का कहना है कि यह 3 सूत्रीय समाधान, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और वोटर लिस्ट रिवीजन, इन्हीं 3 समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया लगता है। बिल्कुल, देश काल पात्र की समस्या और देश काल पात्र का समाधान। लेखक इसे एक बेहद सोची समझी रणनीति के रूप में प्रस्तुत करता है। तो अगर हम लेखक की बात को और भी आसान भाषा में समझें तो ये एक 3 तरफा रणनीति है। देश यानी खेल का मैदान ही अपने हिसाब से बना लो। काल यानी मैच कब होगा ये तुम तय करो ताकि तुम्हारी टीम पूरी तरह तैयार हो। और पात्र यानी ये भी तय कर लो कि सामने वाली टीम के कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतर ही ना पाएं। यह एक बेहतरीन सारांश है और स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को वैश्विक संदर्भ से भी जोड़ता है, जिसे लोकतांत्रिक शरण या डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग कहते हैं। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? इसमें इंटरनेशनल आइडिया नाम के एक अंतर सरकारी संगठन का उल्लेख है जो दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति पर नजर रखता है। इस संगठन ने अपनी ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत को पहले ही लोकतांत्रिक शरण के एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में पहचाना है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में विश्वसनीय चुनाव सहित लोकतंत्र के कई संकेतकों पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गिरावट आई है। ये तो बहुत गंभीर बात है। और स्रोत के अंत में एक बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी है ना? हाँ, और वो इस पूरी कहानी पर एक विडंबना की परत चढ़ा देती है। लेखक इस बात की ओर इशारा करता है कि इंटरनेशनल आइडिया जो ये सब निगरानी कर रहा है, उसके गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि भारत के अपने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार हैं। चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। स्रोत में बताई गई ये विडंबना तो वाकई काफी तीखी है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख के अनुसार परिसीमन, एक राष्ट्र एक चुनाव और मतदाता सूची का विशेष संशोधन, ये तीनों अलग अलग सुधार नहीं है बल्कि ये मिलकर भारतीय चुनावों के देश, काल और पात्र को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये विश्लेषण इन कदमों को एक दूसरे से जुड़ी एक रणनीति के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य लेखक के अनुसार सत्ताधारी दल के लिए एक स्थायी लाभ पैदा करना है। बिल्कुल, और ये चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब लोकतंत्र के खेल के नियम बनाने वाले ही एक टीम के पक्ष में नियम बदलने लगें तो खेल की निष्पक्षता कैसे बचेगी? जब चुनावी अखंडता को बनाए रखने वाले नियम ही बहस का विषय बन जाएं, तो एक नागरिक लोकतंत्र के सार को कैसे सुरक्षित रख सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन पड़ताल समाप्त करते हैं। यूपीएससी उम्मीदवारों और भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए
यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित सुधारों के कितने गहरे और बहुस्तरीय प्रभाव हो सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।